गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है वो आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने कुछ बातें की थी। उसी को हम कुछ नए बिंदु के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट सेकंड। अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे आज पूर्ववर्ती संख्या। इस नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। लेकिन एग्ज़ाम में यदि किसी कैंडिडेट का फर्स्ट बार सामना होता है और यदि उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसका जो क्वेश्चंस है वो उसका आंसर गलत कर पाएगा। हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है किसी का गलत नहीं हो। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है दी गई संख्या से एक कम संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हुआ दी गई संख्या से एक कम संख्या। मान लीजिए हम लोगों को एक संख्या दे दी गई 25, तो इसकी पूर्ववर्ती जो संख्या होगी वो एक कम होगी। कहने का मतलब एक कम करेंगे तो 24। तो ये जो 24 है ये इस 25 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या। अब देखिए, बात जनरल रूप से यदि अपन देखें तो बहुत ही आसान बात है, कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन जब हमें पता नहीं हो तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो दी गई संख्या है, यदि उससे एक कम कर दिया जाएगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसके बाद में एक आता है अनुवर्ती। अनुवर्ती को परवर्ती भी कहा जाता है। परवर्ती संख्या, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। दी गई संख्या से एक कम बोला जाए तो वो पूर्ववर्ती, और दी गई संख्या से एक अधिक होगा वो होगी अनुवर्ती या परवर्ती संख्या। दी गई संख्या से एक अधिक। मान लीजिए हमें एक संख्या दे दी गई 11 और हमसे पूछा गया कि इसकी अनुवर्ती या परवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती या परवर्ती का मतलब आप समझ गए कि दी गई संख्या से एक अधिक, तो 11 से एक अधिक क्या होगा 12। तो ये जो 12 है ये इस 11 का क्या होगा अनुवर्ती या परवर्ती संख्या। दोनों बिल्कुल सिंपल बात है। दी गई संख्या से यदि एक कम कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व का मतलब पहले वाली। ऐसे ही दी गई संख्या से यदि अपन एक अधिक ले लें तो वो होगी अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे सम विषम, भाज्य अभाज्य, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सम संख्या की बात यदि अपन करें तो सम संख्याएं हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स, इवन नंबर। अब सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए।
जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो सम संख्या होगी, और सम संख्या होने के लिए ज़रूरी है कि 2 का भाग जाना चाहिए, और 2 का भाग तभी जाएगा जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो निश्चित रूप से उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा और वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या विषम संख्या है, उसको ओड नंबर कहा जाता है, ओड नंबर। अब इसका जस्ट अपोजिट है ये, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो सम संख्या होती है, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होगी। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। तो ये विषम संख्या हो गई। अब देखो यहां पर एक बात आई थी, मैंने कहा कि 2 का भाग तभी जाता जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो ये मैंने इकाई के अंक बोले हैं। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या को आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। अब ये 2-2 के अंतर से आगे बढ़ती रहेंगी। यदि अपन आगे भी बात करें तो बहुत सारी संख्याएं सम संख्याएं हो सकती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 का पूरा पूरा भाग कब नहीं जाता है? जब इकाई का अंक इनमें से नहीं हो। तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, इस प्रकार की ये जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ये जनरल बात है, हम लोगों को आती है, लेकिन हम लोगों ने इसको इसलिए बताया ताकि आगे जाकर के हम भाज्य और अभाज्य के बारे में बात करेंगे तो कई लोग होते हैं भाज्य अभाज्य को सम विषम से जोड़ लेते हैं, जिस वजह से उनका एग्जाम में उनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत हो जाता है। वैसे सम और विषम बताने का हमारा टारगेट नहीं था, क्योंकि सम विषम आप जानते हो। अब अभाज्य संख्याओं की बात की जाए। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। देखो एक बात बता दूं आपको, 1 का भाग हर किसी संख्या में जाता है, कोई डाउट नहीं। खुद का भाग खुद में जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो होगा ही होगा, 1 का भाग भी जाएगा, खुद का भाग भी जाएगा। यदि इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो अभाज्य होगी। मैंने क्या बताया कि एक जिस संख्या में
एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाए। अभी मैंने एक बात की है, एक बात निश्चित कर लो, एक का भाग हर किसी संख्या में जाएगा, कोई डाउट नहीं है। खुद का भाग खुद में भी जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग यदि दी गई संख्या में नहीं जा रहा है तो वो है अभाज्य संख्या। जैसे यदि मैं 2 की बात करूं तो 2 में एक का भाग तो जाना है ही, खुद का भी जाएगा, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इस 2 में इनके एक के अलावा और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, या यूं कहें कि 1 और 2 के अलावा इसका गुणनखंड नहीं है, तो ये अभाज्य है। 3 है, 5, 7 है, 9 मत बोल देना। कई लोग ये समझ लेते हैं 3, 5, 7 चल गए इसका मतलब 9 है, वो भी अभाज्य है। 9 विषम जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है। 9 के बाद 7 के बाद में 11 है। अब कई सोच रहे हैं 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 के गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है, 1 का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, 9 का भी जाएगा, लेकिन इनके अलावा 3 का भाग जा रहा है। तो मैंने ये कहा था कि जिस संख्या में 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो ही वो अभाज्य है। तो इस 9 में तो 1 के अलावा और 9 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 11 के बाद में आएगा 13, 13 के बाद में 17, फिर 19, इसी प्रकार से संख्याएं आगे और भी है, उनकी बात भी हम करेंगे। तो अभाज्य को आपने यहाँ समझ लिया कि यदि 1 के अलावा और खुद के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है वो अभाज्य है। या यूं समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल खुद के ही पहाड़े में आती है। देखिए 2 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, 2 के अलावा, 2 में तो आएगा ही आएगा, 2 के अलावा ये किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब अभाज्य है। ये 3 के पहाड़े में ही आएगा और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। 5 के पहाड़े में ही आएगा और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये संख्या ऐसी है जो खुद के पहाड़े में ही आती है, इसलिए इनको हम बोलेंगे अभाज्य। अब यहाँ से अभाज्य से संबंधित संख्याएं को जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से एग्जाम में बन सकते हैं उनकी भी बात हम करेंगे। एक तो 1 से 100 तक की जो गिनती है, 1 से 100 तक की जो गिनती है, इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और वो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपने को ध्यान रखना है। तो 1 से 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे यहाँ हम बता रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में आएगा 23, फिर आएगा 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 73 के बाद में 79, 83, 89 और 97। एक बार इनको काउंट करके देखिए कि 25 संख्याएं हो गई क्या। 2 यहाँ से शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ हमारे पास में संख्या कौन सी एक बच गई है वो अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें एक संख्या और रहेगी 71, 73 से पहले एक संख्या और रहेगी 71। तो ये टोटल संख्याएं हो गई 25 अभाज्य संख्याएं। ये जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं ये अपने को मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने में ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही
उनके अलावा भी ये बहुत जगह काम आने वाली चीज़ है, इसलिए आप इनको याद कर लें। तो 1 से 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है उनको कंटिन्यू एक सीक्वेंस से याद कर लें। अब यदि आपको ये पूछ लिया जाए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो 1 से 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यहाँ तक हो गई, ये हो गई। इनको काउंट करके देख लो। यहाँ से यदि अपन काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लिख दीजिए 9। 1 से 25 तक टोटल संख्याएं होंगी 9। यदि हम 1 से 50 तक यदि बात करें तो 50 तक यहाँ तक सीमित हो जाएंगी। तो 9 क्या गिन को और गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 वो हो गई और 9 पहले, तो ये हो गया 15। यदि 1 से 75 तक पहुँचा जाए तो यहाँ तक 15 संख्याएं हो गई। 75 तक चलेंगे तो देखो 16 17 18 19 20 21, तो ये टोटल संख्याएं हो गई 21। यदि 1 से 100 तक की गिनती में टोटल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 25। तो इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा ये चार्ट बना करके इनको याद कर लें कि 1 से 25 तक कितनी होंगी, 9 होंगी। 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 15। 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25। ये अलग से हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपने को इनको लिख करके काउंट नहीं करना पड़े। तो आप इनको याद कर लें। पहली वाली संख्या याद आ जाएगी तो आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि इसमें +6 करने पर ये आ गया, फिर इसमें +6 करेंगे तो 21 आ गया, फिर इसमें +4 करेंगे तो 25 आ गया। तो आप इसको थोड़ा इस प्रकार से समझ सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। अब देखो यहाँ से एक तो बात ये निकल के आएगी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें केवल एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ में अभाज्य भी है। इनके अलावा कोई भी संख्या 2 के अलावा आपको सम के साथ में अभाज्य नहीं मिलेंगी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं आगे लिखी गई हैं वो सब की सब विषम है। तो केवल और केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, 2। सम अभाज्य संख्या है तो 2, लेकिन होंगी कितनी, होंगी कितनी, 1। भाई 2 यहां हमने बता दिया। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है कौन, 2 है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं ऐसी हो गई जो सम भी है, 1। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो ये बात अपने को थोड़ी समझनी है। यहां पर इनकी आवश्यकता हम लोगों को कब होगी। मान लीजिए कोई भी संख्या हम लोगों को दे दी गई और हमसे ये पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे दिए और फिर हमसे ये कहा गया कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे। उसके लिए इनको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया 181। अब इसकी अपने को जांच करनी है कि ये अभाज्य है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, यदि आप इसके गुणनखंड करने का, कई सोच रहे होंगे कि हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करके फिर चेक करने की कोशिश करोगे तो कई बार क्या होता है कि गुणनखंड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस संख्या से वो डिवाइड होनी चाहिए, पहली बात तो अभाज्य है तब तो वो होगी नहीं। अभाज्य संख्या में तो एक का और खुद का ही भाग जाता है और किसी का जाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किसी ने प्रयास किया तो वो समय बर्बाद कर देगा। अब अपने को क्या समझना है, 181 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। 181 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आती है जो किसी न किसी का वर्ग हो। तो आप देखते हैं 15 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग होता है 225।
तो 181 के बाद में 225 एक ऐसी संख्या आएगी जो किसी न किसी का वर्ग है। वो किसका वर्ग है 225? 15 का। तो 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये, इनका भाग लगा करके इसमें देख लो कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा 181 में, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का। और आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि इनका भाग लगाने के लिए अपने को भाग लगा के नहीं देखना है। 2 का भाग लगाने के लिए नियम है, जिसमें जैसे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि होगा तो ही 2 का भाग जाएगा। 3 के लिए नियम है कि सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 3 के गुणज का मतलब वो 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे 1, 8 को जोड़ेंगे 9, 9 और 1 10। अब इन सभी अंकों का योग 10 हो गया। अब 10 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इनका भाग जाने के लिए एक भाजकता के नियम का हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप ज़रूर देखिएगा कि दी गई संख्या में बिना भाग लगाए हम कैसे पता करें कि इस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उनको देखोगे तो इसका फ़ायदा हम लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर भी अपने को आवश्यकता होगी तो कर लेंगे। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 यहाँ तक किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 181 है वो एक अभाज्य संख्या है। तो ये तो हुई अभाज्य संख्या के बारे में बात। और अब हम बात करेंगे भाज्य। भाज्य संख्या जो है अब उसकी बात की जाएगी कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो देखिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। इसके अलावा भाज्य के अलावा इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं? संयुक्त संख्या भी इसी का ही नाम है। इसी को ही बोला जाता है यौगिक। तो ये भी जरूर याद रखना, भाज्य का ही नाम संयुक्त है और इसी का ही नाम है यौगिक। लगभग जो बुक्स हैं उनमें इनका नाम बहुत कम मिलेगा कि भाज्य के संयुक्त और यौगिक भी नाम होते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर दें और याद रखें। भाज्य कहें चाहे संयुक्त संख्या कहें चाहे यौगिक संख्या कहें, एक ही बात है। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं होती कौन। अभी हमने अभाज्य में बताया था कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो होती है अभाज्य। लेकिन जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कम से कम एक संख्या का भाग चला जाए तो वो हो जाएगी भाज्य। तो जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या का पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, वो होती है भाज्य संख्या। देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4, तो 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 4 का भी जाएगा, खुद का भी जाता ही है। तो जब तक 1 का ही और 4 का ही भाग जाता है तब तक तो वो संख्या अभाज्य मानी जाती है। लेकिन हमें पता है कि 4 में इनके अलावा 2 का भाग भी जा रहा है, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी इस संख्या में किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का। इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी, क्या होगी? भाज्य। क्या होगी? भाज्य। अब यदि हम 8 की बात करें तो 8 में 1 का तो जाना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, खुद का भी जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि इनके अलावा भी किसी न किसी का भाग जा रहा है तो फिर ये भाज्य हो जाएगी। आपको पता है 8 में 2 का भाग भी जाता है और 8 में
4 का भाग भी जाता है। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी इस संख्या में इन संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए 8 क्या है? भाज्य संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त। इसी को क्या कहा जाएगा? यौगिक संख्या। चलिए, ये हुई भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं आप समझ गए होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। अब कोई सोच रहा होगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि गिनती होती है वो अनंत तक होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का निर्धारण तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि कम से कम या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? वो 4 है। एक बार मैं अभाज्य की भी थोड़ी सी बात कर लूँ, रिपीट कर दूँ। देखो, मैंने कहा था कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ में अभाज्य है। तो हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे 2। हमें पूछा जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो भी हम कहेंगे 2। समझ रहे हो बात? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी या एकमात्र कम से कम सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो 2 है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? ये बात थोड़ी सी आप क्लियर कर लें। अब देखिए, सम और विषम की बात हमने कर ली, भाज्य अभाज्य की बात हो गई है। इनके अलावा भी कुछ संख्याएं और होती हैं, उनकी बात भी हम इसी वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मैस है, मैस है का मतलब HCF, HCF 1 हो। तो जिन संख्याओं का HCF 1 होगा तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे सह अभाज्य। जैसे यदि मैं 2 और 3 की बात करूं तो ये 2 संख्याओं का ऐसा युग्म है, इनका यदि HCF निकाला जाए तो इसका HCF आएगा 1, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो, वो कौन है? 1 ही है। तो इसका जो HCF है वो 1 है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य। अब यदि मान लीजिए मैं 4 और 9 की बात करूं तो देखो, इनका कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणनखंड का मतलब यदि अपन 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, और यदि अपन 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3। तो इन दोनों के गुणनखंड को यदि अपन देखें तो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन का मतलब दोनों में सेम। तो ऐसी संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य, सह अभाज्य। इसके अलावा यदि मैं लिखूं 9 और 16, अब यदि मैं 9 के गुणनखंड करूं तो 3 गुणा 3, यदि 16 के गुणनखंड यदि हम करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
इनके गुणनखंड में और इनके गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी कितना होगा? 1 होगा। और ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है वही संख्याएं होती है सहअभाज्य। ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब कई विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे क्या हम केवल 2 संख्याओं की तुलना करेंगे? हाँ, कम से कम 2 संख्याएं तो होना ज़रूरी है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि 2 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वो सभी संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। यदि 2 से ज़्यादा संख्याएं और उनका भी एचसीएफ 1 ही आ रहा है तो वो भी सहअभाज्य संख्याएं ही कहलाएंगी। यह है सहअभाज्य संख्याएं। और अब हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो शायद आप लोगों ने पहले पता नहीं समझी है या नहीं समझी है, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को शायद हर किसी को नहीं पता होगी। एक नई चीज़ आ रही है, जातीय मान। आपने स्थानीय मान का नाम सुना होगा। हम स्थानीय मान की बात करेंगे। स्थानीय मान के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन ये जातीय मान वाला जो वर्ड है ये हम लोगों को कम सुनने को मिलता और देखने को मिलता है। तो हम ये जानेंगे कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान बोल दो तो शुद्ध मान, एक दूसरा नाम होता है इसका शुद्ध मान, या इसको बोलें वास्तविक मान। वास्तविक मान तो जातीय मान बोल दें, चाहे शुद्ध मान बोल दें, चाहे वास्तविक मान बोल दें, क्या होता है? जो संख्या आपको दी गई है वो खुद संख्या ही अपना जातीय मान होती है, वही उसका शुद्ध मान होता है, वही उसका वास्तविक मान है। दी गई संख्या स्वयं ही अपना जातीय मान, शुद्ध मान या वास्तविक मान होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने लिखा यहां पर 5 और मैं आपसे पूछूं कि 5 का जातीय मान बताइए। यदि अपना नहीं देखा हुआ है, नहीं सुना हुआ, तो हम सोचेंगे कि ये तो नई बात आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 का जातीय मान 5 ही है। 5 का जातीय मान क्या है? 5 ही है। यही इसका शुद्ध मान है, यही इसका वास्तविक मान है। अब मैं लिखूं कि 12 का जातीय मान बताओ। ये खुद ही अपना जातीय मान है, यही अपना वास्तविक मान है और यही इसका शुद्ध मान है। तो ये एक नई बात थी। स्थानीय मान क्या होता है? मान लीजिए अपने को कोई संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, हमसे पूछा गया कि 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले 4 लिखना होता है और उसके बाद में ये देखना है कि 4 के बाद दाईं ओर, मैं बोल रहा हूं दाईं ओर, राइट हैंड साइड में, इस 4 के दाईं ओर कितने अंक हैं? 1 2 3, उतने शून्य हम यहां लिख देते हैं। और ये जो संख्या है यही इस अंक 4 का स्थानीय मान कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। यदि 3 का स्थानीय मान हमसे पूछा जाता है तो 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितने अंक हैं दाहिनी ओर, उतने शून्य लगा देंगे। ये 3 का स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 लिखो और इसके आगे जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दो। तो एक ही अंक, एक शून्य लगा दिया। और इस 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7। एक बात याद रखना, 7 यहाँ जो आ रहा है वो इकाई के स्थान पे आ रहा है
और इकाई के अंक का जो स्थानीय मान होता है वो स्वयं ही होता है। इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? स्वयं खुद ही होता है। एक बार हम फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान होता क्या है? दी गई संख्या स्वयं ही अपना जातीय मान या शुद्ध मान या वास्तविक मान कहलाता है और स्थानीय मान इससे हट करके है। स्थानीय मान में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है वो अंक लिखा जाएगा और उसके बाद दाहिनी ओर जितने अंक बच गए उतने शून्य उसके सामने लिख दिए जाएंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या उस संख्या का स्थानीय मान होगा। इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो हमने मुख्य रूप से इसके बारे में बातें की है। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम में अभी बहुत सारी चीज़ें और है। एक तो ये देखना है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, भाजकता के जो नियम है इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना करके हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस भाजकता के नियम को ज़रूर समझें क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई संख्या यदि आ रही है वहाँ में भाग लगाने की आवश्यकता पड़े और बिना भाग लगाए यदि हम बता दें तो हमारा समय बच जाएगा कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके अलावा अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड भी हमने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखा है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उपलब्ध करवा देंगे। वो भी आप वीडियो ज़रूर देखें। तो एक वीडियो हम इससे पहले पार्ट फर्स्ट वाला डाल चुके हैं, पार्ट सेकंड ये है और अभाज्य का और भाजकता के नियम के 2 वीडियो और हैं। कुल मिलाकर के 4 वीडियोज आप कंटिन्यू देख लेते हो तो नंबर सिस्टम जो है उसका कंप्लीटली आपको एक एक छोटी से लेकर के गंभीर या अपने ऐसे कहें कि एक इम्पोर्टेंट यदि फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। फिर हम इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक प्रश्नोत्तरी का वीडियो हम इस वीडियो के बाद आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। तो वहाँ पर आपको इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कम से कम समय इसकी जानकारी भी होगी और नए क्वेश्चन से आप मुखातिब होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।